Welcome to Common Mind. So now we are going to attempt CDS 2015 second paper of elementary mathematics. By now we have completed three papers, three full sets of 2014, both the papers and the first paper of 2015. And at least by now we have a fair idea of the weightage of the topics, the types of questions, the number of questions of that particular topic, and what to leave, and what questions to leave. These were the main things that we have discussed till now, and now also we are going to see how well defined questions are and what types of questions are to be what questions are to be leave, and what to attempt, what to leave and what to attempt. The main focus should be on this thing. The number of values of x satisfying this quantity where x is a natural number less than or equal to 100. अब देखिए यहाँ पे हम x को 100 लेंगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी 100 प्लस 1 101 इज ग्रेटर देन 50, तो ये सही है, ठीक है। अब आप 99 लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 50 तक कोई भी नंबर ले, 50 में कोई चीज़ अगर ऐड हो रही है तो वो 50 से बड़ी होगी। 50 में अगर कोई चीज़ ऐड हो रही हो तो 50 से बड़ी होगी। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 100 से लेकर 50 तक इसमें डेफिनेटली नंबर्स होंगे। तो टोटल नंबर हमारे पास अभी कितने बने 51, लेकिन अभी हमारे पास और पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। क्या क्या? अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 49 रखता हूँ तो 49 प्लस 100/49। अब 100/49 एक ऐसी क्वांटिटी है जो 1 से बड़ी होगी। 100/49 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, और यहाँ पे x की वैल्यू 49 है, तो 49 प्लस 1 पॉइंट समथिंग विल गिव यू 50 पॉइंट समथिंग, एंड 50 पॉइंट समथिंग इज ग्रेटर देन 50। तो ऑब्वियसली 49 भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं 48 की बात करूँ तो क्या 48 ले सकते हैं? देख लेते हैं। तो 48 प्लस 100/48 कितना हो जाएगा? बेसिकली ये 1 पॉइंट नहीं, ये बेसिकली 2 पॉइंट जाएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, तो 2 ऑब्वियसली बड़ा होगा। और फिर से ये वही चीज़ आ गई कि 48 प्लस ये वाला जो टर्म है वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। अब 2 पॉइंट समथिंग जो है 48 में ऐड करेंगे तो 50 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑब्वियसली 50 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे 48 भी ले सकते हैं, 47 ले सकते हैं। क्या देख लेते हैं, 47 प्लस 100/47। अब नहीं ले सकते क्योंकि अब हमको यहाँ पे कोई ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो 3 से बड़ी हो, क्योंकि जब ये 3 से बड़ी होगी तभी तो हम 47 में अगर उस नंबर का ऐड करेंगे तभी तो 50 से बड़ा होगा। इसलिए हमको ये वाली क्वांटिटी जो है 3 से बड़ी चाहिए, लेकिन क्या ये वाली क्वांटिटी 3 से बड़ी है? नहीं है, तो 47 नहीं ले सकते। अब देखिए 47 तक तो नहीं लेंगे, 47, 46, 45, 44 तक नहीं लेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे आता है। अब सपोज हम लेते हैं 30, तो 30 प्लस 100/30 कितना हो जाएगा? अब देखिए अब ये वाली क्वांटिटी घट रही है और ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, तो हमें और नीचे जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आ सकता है। तो एक रेफरेंस के लिए 30 मान लेते हैं। तो 30 प्लस 100/30 नहीं होगा। अब इसको 10 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 10 प्लस 100/10, 10 प्लस 10 इज 20, ये भी नहीं होगा। अब इसको 5 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x की वैल्यू 5 है। हमें x एक नेचुरल नंबर दे रखा है, तो हम x को 1 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 5 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 100/5, तो ये कितना हो जाएगा? 25, अभी भी इससे छोटा आ रहा है। अब हम सपोज 2 ले जाते हैं, सपोज 3 ले जाते हैं, तो 3 प्लस 100/3 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 36 आ रहा है। ये 50 से बड़ा तो नहीं है, तो अब 2 ले जाते हैं, तो 2 प्लस 100/2, ये देखिए ये आगे सीधे आगे मेरे पास 52 आ गया। अब 52 जो है 2 से बड़ा है। तो हर एक बात का हमको खासा ध्यान रखना है कि हमारे पास और भी नंबर्स आ सकता है। ये नहीं कि हमने बस यहाँ से देख के छोड़ दिया कि 100 से 50 तक था इसलिए हमने इसको ले लिया तो टोटल 51 आ गया। बहुत कैंडिडेट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि 51 को मार्क करके चले आते हैं, ऐसा नहीं है, हमें और भी आगे देखना है। यहाँ पे 2 भी ले सकते हो। अब ऑब्वियसली जब 2 हो गया तो 1 तो ले ही सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस 100 इज 101 विच इज ग्रेटर देन 1। तो मेरे पास टोटल इतने नंबर्स बन गए हैं जो कि ले सकते हैं। तो ये टोटल 51 नंबर्स हो गए, ये हो गया 52, 53, 54, 55, मतलब कि टोटल ऐसे हमारे पास 55 नंबर्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। What is the sum of the digits of the least multiple of 13 which when divided by 6, 8, 12 leaves 5, 7, 11 as a remainder? तो लीस्ट मल्टीपल में क्या कर सकते हैं? 13 का लीस्ट मल्टीपल अभी फिलहाल 26 देखते हैं। 26 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना 2 रिमाइंडर देगा,
है ना। 6 से मैं वह डिवाइड करूँगा तो 2 रिमाइंडर देगा, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। 5 रिमाइंडर देना चाहिए, ठीक है। अब 39 का देखते हैं। यदि मैं 39 को 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर दे देगा? 6 6 या 36, तो ये रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ रिमाइंडर 2 था, यहाँ रिमाइंडर 3 था। तो अब अगला मल्टीपल लेंगे 13 का, वो 4 देगा। उसके अगला मल्टीपल लेंगे तो 5 देगा, यानी कि 65। यदि मैं 65 को मैं 6 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर दे देगा? 5। तो चलो 6 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या 8 वाला कर रहा है? अगर मैं यहाँ पे 8 डालता हूँ तो 8 से रिमाइंडर ये कितना देगा? 1 देगा, लेकिन हमको रिमाइंडर चाहिए 7, तो ऑब्वियसली 65 तो नहीं होगा, ठीक है। अब वापस से हम इसकी साइकिल रिपीट करते हैं। इसका जो 65 के और जो 78 आएगा, 78 में कितना रिमाइंडर देगा? 78 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 रिमाइंडर देगा। 78 के बाद 91 में 1 देगा, फिर मतलब 6 के साथ 91 में रिमाइंडर 1 देगा, फिर 104 में रिमाइंडर 2 देगा, 117 में रिमाइंडर 3 देगा, 130 में रिमाइंडर 4 देगा। उसके बाद 2 मल्टीपल और, एक हो जाएगा आपका 143 वाले केस में रिमाइंडर जब हम 6 से करेंगे, जब हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई। दूसरी हम देखते हैं, अगर 8 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या ये रिमाइंडर देगा मुझे? 8 से मैं डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा इसको? 8 1 ज़ा 8 63, 8 7 ज़ा 56, तो 56 और 63 कितना रिमाइंडर आ गया? 7। तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब 11 से देख लेते हैं। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 11 1 ज़ा 11, सॉरी 12 से डिवाइड करना है, 12 से। हाँ, तो 12 1 ज़ा 12, 23, 12 1 ज़ा 12। देखिए यहाँ पे 11 रिमाइंडर आ रहा है, तो और यहाँ पे भी 11 रिमाइंडर है। तो मेरे पास जो लीस्ट मल्टीपल है 13 का, वो हम हिट एंड ट्रायल केस हम लगा के देख लिए कि मेरे पास 143 आ रहा है, जो कि इससे और इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमको ये और ये दे रहा है रिस्पेक्टिवली। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका? हमसे क्या पूछा? सम ऑफ डिजिट्स। तो इसके सम ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 8। देखिए सेम वही क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो सेम, यहाँ तक वैल्यूज तक भी नहीं चेंज करी इन लोगों ने। पिछले क्वेश्चन पेपर में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। अ मिल्कमैन क्लेम्स टू सेल मिल्क एट इट्स कॉस्ट प्राइस ओनली। सपोज जो मिल्कमैन था उसने 1 लीटर का जो 1 लीटर दूध है उसकी कॉस्ट प्राइस मतलब कि उसने जहाँ से खरीदी वहाँ से उसने X रुपीज़ पेमेंट किया, ये हो गया इसकी कॉस्ट प्राइस। अब वो क्लेम कर रहा है कि उसकी 1 लीटर की जो सेलिंग प्राइस है वो भी X रुपीज़ ही है। अब देखिए प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके हैं, या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दीजिए, या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ाइए। नहीं तो अगर आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं जैसे कि इस केस में, तो आप क्या करिए, कॉस्ट प्राइस को मैनिपुलेट करके कॉस्ट प्राइस ही घटा दीजिए। यानी कि जिस कॉस्ट प्राइस पे आप लाए थे उस कॉस्ट प्राइस को एक नया कॉस्ट प्राइस कर दीजिए। अब वो कैसे कर सकते हैं हम? एडल्ट्रेशन, मतलब कि कुछ मिक्सिंग, जैसे यहाँ पे लिखा है ना मिलावट करके। तो देखिए जब 1 लीटर दूध में 1 लीटर दूध की क्वांटिटी X रुपीज़ है, सपोज उसने क्या किया कि उसने 1 लीटर दूध में उसने M लीटर पानी मिला दिया और उसकी कॉस्ट X रुपीज़ ही उसने रखी। ऑब्वियसली अब सामने वाले कस्टमर को थोड़ी ना पता है कि उसने उसमें पानी मिलाया नहीं मिलाया। अब उसको पता है कि उसने पानी मिलाया और उसकी कॉस्ट X रुपीज़ है, यानी कि 1 + M लीटर का जो मिक्सचर बना है उसकी कॉस्ट X रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1 लीटर की कॉस्ट होगी X + 1/M, इतनी कॉस्ट होगी। और इसको यही बेचना है सामने वाले कस्टमर को उसको 1 लीटर ही बेचना है, तो उसकी कॉस्ट इतनी है। और ये हो गई इसकी न्यू कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तो X थी, लेकिन अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस घट गई। तो वही मैंने आपसे बोला कि अगर आपको कोई चीज़ प्रॉफिट में करनी है, या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, जो कि मोस्टली लोग करते हैं, और सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ानी हो तो आप कॉस्ट प्राइस कम कर दो। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस कम कर दी, हमारी न्यू कॉस्ट प्राइस आ गई, और ये हमारी सेलिंग प्राइस थी। तो प्रॉफिट परसेंट हमको दे रखा है कि 20% हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? X + XM - X। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा XM 1 + X। तो M की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1/5। M की वैल्यू 1/5 आ गई, तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 1 + 1/5, यानी कि 1.2 लीटर्स की मिक्सचर हुआ। अब उसमें मेरे पास 1 लीटर, हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर की वैल्यू 1.2 लीटर है, उसमें हमारे पास 1 लीटर का दूध है और हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये? 100/1.2, यानी कि 100,000/12। तो 3 4 2
250/3, तो 250/3 परसेंटेज जो है वो मेरे पास ये है कि जो मिल्क है उस मिक्सचर में परसेंटेज कितना है मिल्क का, तो दैट इज़ 250/3। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं इसको बोलता हूँ, इस पूरे सम को मैं बोलता हूँ एस, तो कितना हो जाएगा 4 + √4 - √4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो टर्म लिखा है ये सेम चीज़ ऐसे ही लिखा हुआ है। तो अगर मैं s = √4 + √4 - s लिख दूँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे मैं s² की वैल्यू 4 + √4 - s ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे यही s की वैल्यू निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक आया। अब देखिए, सपोज मैं यहाँ पे s को 3 पुट करता हूँ फॉर रेफरेंस, ठीक है। सपोज मैं x को 3 पुट करता हूँ देखने के लिए कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3² की वैल्यू 9 है। 9 = 4 + √4 - 3 विच इज़ 1, तो 9 की वैल्यू क्या 5 के बराबर आ सकती है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तो गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, पहले हम जितने इंटीरियर्स वाले हैं उसको निपटाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है मेरे पास 0, ऑप्शन नंबर डी है 0, तो क्या 0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है? s² की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 = 4 + √4, तो 4 + 2 विच इज 6, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 6 ऑब्वियसली। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी भी चला गया, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इसको करेंगे। अब आते हैं √13 + 1/2 और √13 - 1/2, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें कि √13 - 1/2 और √13 + 1/2, अब इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके लिए हमको रफ में जाना पड़ेगा, ठीक है। हमने दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट करके देख चुके हैं, वो दोनों ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो चलते हैं रफ में और उसको देखते हैं। s² = 4 + √4 - s, यही क्वेश्चन बन रही थी हमारी, है ना। तो एक होता है √13 + 1/2 और एक है √13 - 1/2। इन दोनों को देख लेते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है दोनों। पहले हम इसको देखते हैं, तो s² हो जाएगा आपका √13 + 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका LHS, तो कितना हो जाएगा 13 + 1 + 2 √13/4, यानी 14 + 2 √13/4, यानी कि 7 + √13/2, ये आ गया। दूसरा मेरे पास क्या है √13 - 1/2, सॉरी पहले हम इसका RHS भी देख लेते हैं ना। इसका RHS यदि देखें तो कितना हो जाएगा 4 + √4 - √13 + 1/2, कितना हो जाएगा 4 + √8 - 7 - √13/2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 + √4 × 14 - √13, तो हो जाएगा 4 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ √, ये क्या हो जाएगा √13 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये तो होगा, है ना। यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, तो कितना √13 - 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन दिस, तो 4 + √13 - 1/2, ये कितना हो जाएगा 7 + √13/2। तो देखिए हमने इस ऑप्शन को लिया और हमारे पास LHS भी बराबर आया और हमारे पास RHS भी बराबर आ गया, ठीक है। तो हमें दूसरे वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास इस वाले ऑप्शन से ही आ गया, है ना। LHS = RHS, तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा √13 + 1/2, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, √13 + 1/2, ठीक है। द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स एवरी नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म दिस, तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ n × n² - 1 × n - 2, यानी फर्दर इसको मैं लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ n + 1 × n - 1 × n - 2, इसको मैं लिखूँ n - 1 × n इंटू मतलब n - 2 पहले, n - 1 n और n + 1, तो हम देख सकते हैं 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमारे पास आ गए। 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमेशा किससे डिविजल होते हैं 64 से, सॉरी 24 से ना। हमसे पूछा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, देखिए अगर मैं यहाँ पे n को 3 रखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये आ जाएगा 1 × 2 × 3 × 4, ये मेरे पास ये मेरे पास जो लीस्ट पॉसिबल केस है वो बन सकता है। तो लार्जेस्ट नंबर्स को कौन सा डिवाइड कर सकता है 6, 12 भी कर सकता है, 24 ही करेगा, है ना। लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल जो है जो डिवाइड कर सकता है वो 24 ही कर सकता है, ठीक है। आगे आप और मल्टीपल लेते जाओगे तो आपके पास अपने आप आते चले जाएंगे 3 × 4 × 5 × 6,
है ना, दो इवन दो ऑड ऐसे ऐसे कर करके आएंगे, तो जो लार्जेस्ट नंबर है मेरे पास वो बेसिकली 24 है ना। आप यहाँ पे n की वैल्यू को 3 रख के देखो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 वाला फॉर्म बनेगा, एंड दैट विल द लार्जेस्ट नंबर विल बी बेसिकली 24, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n टू द पावर 4 एंड द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज दिस। तो देखिए एवरेज ऑफ m नंबर्स, तो सम कितना हो जाएगा m नंबर्स का, इन दोनों का m n की पावर 4 और फिर सम मतलब सम 1 और सम 2 कितना हो जाएगा, मतलब कि इनका ये तो हो जाएगा n m टू द पावर 4 सम ऑफ एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर्स। तो एवरेज हमको निकालना है m प्लस n नंबर्स का, एवरेज कितना होगा, ठीक है। तो टोटल सम इन दोनों का कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का जो टोटल सम होगा वही इसका टोटल सम होगा, m n टू द पावर 4 प्लस n m टू द पावर 4 अपॉन m प्लस n। यहाँ से m n कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, n क्यूब प्लस m क्यूब अपॉन m प्लस n। तो फिर से फर्दर इसको करें सिंप्लीफाई तो कितना हो जाएगा एम एन, अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाए तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन m प्लस n, m प्लस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा एम एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस। अब देखिए अगर इसकी बात करूं तो जब 4 की पावर 1 हम लिखते हैं तो उसका 4 आता है आंसर, 4 स्क्वायर लिखते हैं तो 16 आता है, इस केस में यूनिट डिजिट आ गई हमारे पास 6, 4 क्यूब लिखते हैं फिर से तो 64, तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर से 4 की पावर 4 लिखेंगे तो 216 आ जाएगा 6, यानी कि जितनी भी इवन पावर्स में आ रही हैं, है ना, जितनी भी आपके पास इवन पावर में आ रहे हैं उनका जो यूनिट डिजिट है वो 6 आ रहा है, तो 6 यहाँ पे आएगा इसका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ऑड है तो 6 प्लस 4। अब इसको जब ऐड करेंगे तो यूनिट कुछ 10 समथिंग आएगा, तो यूनिट डिजिट तो हमेशा 0 रहेगी और 1 जाएगा कैरी में, तो ऑब्वियसली 0 ही हमारा जो है इसका यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, if x equal to root 3 plus root 2 then root 3 plus root 2 then what is the value of this। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 1 बाई एक्स, या फिर मतलब सॉरी ये तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम ना क्या करते हैं, देखिए x प्लस 1 बाई एक्स को सेपरेट रखें और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को ऐसे रखें, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो लिख सकता हूँ x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3, ये लिख सकता हूँ। और फर्दर हमारे पास एक x प्लस 1 बाई एक्स यहाँ पे भी है तो इसको भी ऐड कर देते हैं, है ना, यहाँ पे भी तो है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस, मुझे टोटल इस वैल्यू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और हमको x की वैल्यू रूट 3 प्लस रूट 2 दे रखा है, तो हाँ मेरे पास 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3 माइनस रूट 2, और जब मैं 1 बाई एक्स और x दोनों को ऐड करूंगा तो यानी कि 1 बाई एक्स प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रूट 3, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट 3 आएगा। अब यही ये जो 1 बाई एक्स प्लस एक्स की वैल्यू है 2 रूट 3, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 12 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा 18 रूट 3, 18 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 विल गिव यू 20 रूट 3, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें x की वैल्यू निकालनी थी और 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी थी और उसको और इस वाले एक्सप्रेशन को उस फॉर्म में लाना था, बस तो हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, 1 अपॉन 1 बाई 4, इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ क्या, ऊपर मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 1, देखिए 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस इस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 7 अपॉन 7 क्रॉस 10, ऐसे करते करते यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 19 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 19। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, लेकिन मुझे तो चाहिए यहाँ पे 1, ऊपर तो 1 आ रहा है, लेकिन मैं तो यहाँ पे 3 ला रहा हूँ, यहाँ भी 3 ला रहा हूँ, यहाँ भी 3, यानी कि सब में 3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर सब में 3 आ रहा है तो 1 बाई 3 से सबको डिवाइड कर दूंगा, मैं सबको डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएंगे सारे, तो 1 बाई 3। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 अपॉन 4 क्रॉस 1 माइनस 1 अपॉन 4 क्रॉस 1, ऐसे लिख सकता हूँ,
ठीक है, प्लस 1/3। अब 7 माइनस, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7/4 क्रॉस 7 माइनस 4/4 क्रॉस 7, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे करते करते सो ऑन। अब देखिए ठीक है, अब फिर से देखिएगा फर्दर 1/3। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/4 प्लस। अभी देखिए यहाँ से कटेगा तो आएगा 1/4 माइनस में यहाँ पे आएगा 1/7, फर्दर एंड सो ऑन ऐसे से कैंसिल आउट होता चलेगा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10/7 क्रॉस 10 माइनस 7/10 क्रॉस 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 7 7, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1/7 माइनस 1/10। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म कैंसिल आउट होगा, है ना। तो जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाले टर्म का जो नेगेटिव वाला जो साइन है वो बच जाएगा, है ना। या फिर आप इसको ऐसे समझो, जैसे लास्ट वाला जो टर्म होगा उसमें क्या आएगा 1/16 19, तो 1/16 माइनस 1/19, ऐसे करते करते सारे के साथ जो लास्ट वाला टर्म बचेगा वही बचेगा, है ना। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/3, 1 माइनस 1/19, तो आ जाएगा 18/19 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 6। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका 6/19, ठीक है। 6/19 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन हमसे पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। किलोमीटर पर मिनट यानी कि 1 मिनट के अंदर ये 3/2 किलोमीटर्स दौड़ गई, यानी कि 3/2 इंटू 1000 करें तो 1500 मीटर्स, 1500 मीटर्स 1 मिनट में। तो 1 सेकंड में कितना दौड़ी होगी बाई 60, तो 6 टू द 12 30 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड जो है ट्रेन ए की स्पीड है सपोज, है ना। और 60 किलोमीटर पर आवर यानी कि 60 इंटू कितना हो जाएगा 5/18, तो 6 3 18, 6 10 50/3, 50/3 किसकी है स्पीड बी की। फास्टर ट्रेन कौन सी है ए वाली। अ मैन इन द फास्टर ट्रेन ऑब्जर्व्स दैट इट टेक्स 27 सेकंड्स टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में है तो उसको रिलेटिव स्पीड वी ए माइनस वी बी कर देंगे, यानी कि इसको माइनस इसको करेंगे तो कितना आएगा 75 माइनस 50 विल गिव यू 25/3, 25/3 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड है, और टाइम कितना लगेगा 27 सेकंड, तो इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। स्पीड को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा, और वही डिस्टेंस तब तक होगी जब तक कि वो स्लो ट्रेन फास्टर ट्रेन जो स्लो ट्रेन को क्रॉस नहीं कर जाती। फास्टर ट्रेन को 27 सेकंड्स लग रहे हैं स्लो ट्रेन को क्रॉस करने में, तो रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय दैट टाइम विल गिव यू द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ से कटेगा 9, और 25 इंटू 9 कितना आ जाएगा 5 4 225, ठीक है। मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका 225। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ टिन ऑफ ऑयल वॉज 4/5 फुल, ठीक है। टिन ऑफ ऑयल वॉज 4/5 फुल, ठीक है। When 6 bottles of oil were taken out from this tin and 4 bottles of oil were poured. Suppose quantity of oil was 100 लीटर्स, 4/5 फुल, यानी कि जो टिन है उसमें अभी कितना ऑयल है 80 लीटर का, ठीक है। When 6 bottles of oil were taken out from this tin, सपोज एक बोतल का वॉल्यूम x लीटर है, तो टोटल हमने कितना लीटर निकाल लिया 6x लीटर। 6 of oils were taken from this tin and 4 bottles of oil were poured into it, तो माइनस 6x प्लस 4x, तो माइनस 2x, मतलब टोटल जो नेट हमने निकाला वो 2x का निकाला, तो 80 माइनस 2x इज इक्वल टू 3, इट वॉज 3/4 फुल, यानी कि 3/4 ऑफ 100 लीटर, ठीक है। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 25 75, तो 80 माइनस 75, है ना, इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/2 लीटर, यानी कि एक बॉटल की कैपेसिटी कितनी है 5/2 लीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि ऑयल्स ऑफ हाउ मेनी बॉटल्स कैन टिन कंटेन, तो भैया 100 लीटर का पूरा ऑयल है और 5/2 लीटर की बोतल है, तो डिवाइड बाय 5/2 कर दो तो उतनी नंबर ऑफ बॉटल्स आ सकती हैं, तो कितना हो जाएगा
22 और 2 ऊपर गया तो 40, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा 40। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 3। सपोज नंबर था मेरे पास नंबर n, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 3 एंड द रिजल्टिंग क्वोशंट। तो देखिए n जो है मेरा, एक मिनट, n जो नंबर है मेरा, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 3 एंड द रिजल्टिंग क्वोशंट। सपोज क्वोशंट है मेरे पास q, तो जब 7 से डिवाइड किया तो 7q आ जाएगा, 7q1, सो फॉर सपोज 7q1 प्लस रिमाइंडर हो गया मेरे पास 3 एंड द रिजल्टिंग क्वोशंट q1, जो क्वोशंट था मेरा व्हेन डिवाइडेड बाय 11, यानी कि q1 व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स अ रिमाइंडर 6, ठीक है, यानी कि 11 q2 प्लस 6। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन है, इफ द सेम नंबर, तो q1 की वैल्यू यहाँ उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 7 times 11 q2 plus 6 plus 3, so n will be 77 q2 plus 45. If the same number when divided by 11, यानी कि सेम नंबर, कौन सा नंबर, n, तो n को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूँ इट लीव्स अ रिमाइंडर m एंड द रिजल्टिंग क्वोशंट। अब देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 11 का फैक्टर बन सकता है, कैसे, 77 q2 तो ठीक है, अब 45 को मैं 44 प्लस 1 लिख सकता हूँ, और यदि मैं इसको लिखूँ 11 तो क्या हो जाएगा 7 q2 प्लस 4, ये हो गया मेरे पास, मैंने किससे डिवाइड किया था वो, और फिर मेरा क्वोशंट क्या आया वो, और जो मेरा रिमाइंडर आया +1। तो क्या बोल रहा है हमसे, इफ़ द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 11, यानी कि ये वाला नंबर था, जब मैंने उसको 11 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया m, और रिमाइंडर एक्चुअली में क्या आया 1, तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n रिस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन में आप देख सकते हो कि m की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है, तो तुरंत इसको लगा देना है टिक और आगे बढ़ना है। हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है, हमें n की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें बस यहाँ पे दिख रहा है कि भैया m की वैल्यू 1 आ रही है और ऑप्शन में सिर्फ यहीं पे दे रखा है, तो इसको फटाफट से टिक मारना है। फिर भी आपको आगे जानना है तो n भी निकाल लेते हैं। हमसे बोला है व्हेन डिवाइडेड बाई 7 लीव्स एंड द रिजल्टिंग क्वोशंट क्या है मेरा 7q2 प्लस 4, ठीक है। अब ये 7q2 प्लस 4 को जब 7 से डिवाइड करिएगा, है ना, जब इसको 7 से आप डिवाइड करेंगे तो लीव्स अ रिमाइंडर n, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्योंकि जब मैं इसको ही 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा 4, और ये 7 के फैक्टर में ऑलरेडी आ ही रहा है नंबर, तो 7 से डिवाइड है और प्लस 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखिए पहली बात, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, x माइनस 1 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं, तो x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। x की वैल्यू लेस देन 1 तो कभी हो नहीं सकती, या फिर हो सकती है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर मस्ट ऑलवेज इज ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन 0 ले नहीं सकते क्योंकि अगर 0 लेंगे तो y अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि y एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देखिए ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, x इक्वल टू 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी तो ऑलरेडी गया। अब देखते हैं ये वाला केस, यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर से अंडर रूट के बाहर आती है तो उसका मॉड्यूलस लगता है, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ये आ जाएगा। अब देखिए मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 होगी जब x माइनस 1 जो है, जो टर्म इसके अंदर लिखा है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1
के अंदर वाली क्वांटिटी यानी कि x माइनस वन लेस देन जीरो होगा, यानी कि जब x लेस देन वन होगा उस वाले केस में मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी कि वन माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन x माइनस वन, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन। यानी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तब y की वैल्यू वन आ रही है, जब x की वैल्यू लेस देन वन है तो y की वैल्यू माइनस वन आ रही है। यानी कि पहला स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा हमसे ये बोला है कि y एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। देखिए ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज x इक्वल टू वन आप यहाँ पे डालोगे तो ये इनडिफिनिट हो जाएगा एंड नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ x प्लस वन इज द HCF, x प्लस वन यदि इन दोनों का HCF है, यानी कि x प्लस वन इन दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, और कॉमन फैक्टर होगा तो कहने का मतलब है कि x इक्वल टू माइनस वन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई करवा देते हैं, कितना हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस ए प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो a से कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, तो 2c की वैल्यू 0 आ गई, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 225। अब 225 से डिविजल का कहने का मतलब है कि यह नंबर जो है 25 एंड 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब नंबर को 25 से डिविजिबल होने के लिए, नंबर को 25 से डिविजिबल होने के लिए जो लास्ट की डिजिट्स होती है, लास्ट की जो 2 डिजिट होती है वो या तो 25 होनी चाहिए, या तो 50 होनी चाहिए, या तो 75 होनी चाहिए, या तो 00 होनी चाहिए। इन चारों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि नंबर जो है 25 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 7 दे रखा है, तो ऑब्वियसली हम सिर्फ ये वाला केस लेंगे, और कौन सा सिर्फ एक केस बन सकता है कि q की वैल्यू सिर्फ 5 हो सकती है। अब जब q की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, यानी कि हमको एक इतना पता चल गया कि नंबर मेरे पास क्या है 876p375, और मुझे देखना है कि ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 + 7 15 + 6 21 + 10 31 + 5 36, तो 36 + p जो है मेरा वो एक 7 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम है। तो 36 + p में हम ऐसा क्या ऐड कर दें, हम ऐसा क्या ऐड कर दें जो कि ये डिविजिबल हो जाए, किससे 9 से। तो ऑब्वियसली p को 0 ही रखेंगे, तो 36 आ जाएगा। 36 जो है 9 से डिविजिबल है, तो मेरे पास जो पेयर्स आ रहे हैं, p को 0 भी रख देंगे तब भी 36 वैलिड कर जाएगा, और यदि p को हम 9 भी रख सकते हैं तब भी 45 वाला केस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही जो सम ऑफ डिजिट्स उसमें आ रहे हैं, यदि मैं p को 0 रख दूँ तो सम ऑफ डिजिट 36 आ जाएंगे, p को 9 रख दूँ तो सम ऑफ डिजिट्स 45 आ जाएंगे, दोनों ही 9 से डिविजिबल है। तो मेरे पास दोनों पेयर बन जाते हैं, या तो 0,5 या तो 9,5। ऑप्शन इसका C और D दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन जो UPSC की CDS की ऑफिशियल आंसर की है उसमें ऑप्शन नंबर D को सिर्फ इन्होंने करके रखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर D जो है मेरा आंसर होगा, लेकिन बेसिकली ऑप्शन जो है, जो ऑप्शन नंबर C है और ऑप्शन नंबर D दोनों यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर है। इफ A B C सेटिस्फाई द फॉलोइंग देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए ध्यान से, ये आपका क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा BC + AC + AB अपॉन ABC। अब ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, यहाँ से क्या होगा 2 है ना, ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है ना, ABC इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस, यानी कि -1। तो न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई 2, डिनोमिनेटर की वैल्यू हो गई -1, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। A and B are 2 taps which can fill a tank individually in 10 minutes। तो यानी कि एक टैंक को जो A है वो 10 मिनट में फिल कर रहा है, 10 मिनट में एक पूरा टैंक फिल कर रहा है, तो 1 मिनट में 1/10th पार्ट करेगा A, सिमिलरली B करेगा 1/20th पार्ट 1 मिनट में। हाउएवर देयर इज अ लीकेज एट द बॉटम, लीकेज को मैं बोल सकता हूँ एक दूसरी टैप है, टैप C, विच कैन एम्प्टी अ फिल्ड टैंक इन 40 मिनट्स। यानी कि 1 मिनट में कितना खाली करेगी, 1/40th पार्ट खाली करेगी C। यानी कि 1 मिनट में, अब हमसे क्या पूछ रहा है, इफ द टैंक इज एम्प्टी इनिशियली वो एम्प्टी है, हाउ मच टाइम विल बोथ द टैप्स टेक टू फिल द टैंक विद द लीकेज। यानी कि हमारे पास टैप A, टैप B और टैप C तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं और टैंक इनिशियली खाली है। तो जब तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं तो हम कितना टाइम लगेगा
टंकी को फिल होने में, ठीक है। तो ए बी और सी जो है मेरे पास 1/10, 1/20 और 1/40 है। तो 1 मिनट में जब तीनों की तीनों टैप्स एक बार में ओपन करेंगे तो 1 मिनट में कितना फिल कर देंगे, 1 मिनट में कितना फिल कर देंगे, तो आपको हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 माइनस टाइम्स 1/40। माइनस क्यों, क्योंकि जो टंकी सी है वो खाली कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में ये तीनों की तीनों जब काम करेंगे तो टंकी कितनी भर जाएगी, तो हो जाएगा 4 + 2 - 1/40, यह आपका हो जाएगा 1/8। तो 1 मिनट में 1/8 पार्ट भर रहा है, 1 मिनट में 1/8 पार्ट भर रहा है, यानी कि 1/8 पार्ट इज गेटिंग फिल्ड इन 1 मिनट। तो एक पार्ट कितने में भरेगा, 1 / 1/8 यानी कि 1 × 8 विच इज इक्वल टू 8 मिनट्स। तो टोटल जो है मेरे को 8 मिनट्स लगेंगे जब ए बी और सी तीनों के तीनों खुले रहेंगे और टंकी को भरने में। तो टोटल कितने मिनट्स लगेंगे, 8 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए, एक मेरे पास √2 है, एक है 6 की पावर 1/4 और एक है 4 की पावर 1/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, यानी कि नंबर से मेरे पास 2 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4 और 4 की पावर 1/3, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इन सारी पावर्स को हम एक कॉमन एक्सपोनेंट में ले आते हैं और तब हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 6 या फिर क्या करें, तो 2 की पावर 6 की पावर 1/12 ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 क्यूब की पावर 1/12, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 क्यूब की पावर 1/12, है ना। क्या किया मैंने, 2, 4 और 3 का एलसीएम ले लिया और बेसिस कॉमन लिया है, मतलब सॉरी एक्सपोनेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 4, 8, तो 64 की पावर 1/12 आ गया। ये कितना आएगा, 6 क्यूब, यानी कि 216 की पावर 1/12, और ये 4 क्यूब कितना आ गया, 64 की पावर 1/12। तो हम देख सकते हैं कि जो बीच वाला टर्म है वो सबसे बड़ा है। एक मिनट, ये सॉरी, ये 4 होगा ना, 4 होगा, सॉरी 4 होगा ना, तभी तो 1/3 आएगा। 4 × 1/12 1/3 होगा। तो 4 कितना हो गया, 64, 4 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा टर्म ये है, फिर ये है और फिर ये है, यानी कि जो हमने सबसे पहले लिया था इसी ऑर्डर में, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो यानी कि ये इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, यानी कि ये इससे बड़ा, और यानी कि ये इससे बड़ा। तो ऑब्वियसली हमने जो पहला टर्म लिया था वही सबसे बेस्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आता है, द वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑन सम अमाउंट विच इज इक्वल टू अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स। देखिए, सपोज एक आर्टिकल है जिसकी प्राइस x है, तो हमको पता है कि सीरीज ऑफ डिस्काउंट में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1 - 20/100, 1 - 40/100, ठीक है। ये मेरे पास इसकी न्यू प्राइस आती है आफ्टर दिस सक्सेसिव डिस्काउंट्स। कितना हो जाएगा, तो कितना, ये आपका हो जाएगा 9/10, ये कितना हो जाएगा 4/5, और ये कितना हो जाएगा 2/5, 1 - 2/5 3/5, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, तो 6 54x/125, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा क्या, न्यू प्राइस, और ओरिजिनल प्राइस क्या था मेरे पास, x। तो ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, तो ये मेरा डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। तो 125 - 54x कितना हो जाएगा, 171, है ना। तो हो जाएगा 71x/125x इंटू 100, तो 71/125 इंटू 100, 4 या 5, तो 4, 284/5, 284/5 कितना हो जाएगा, 5, 5 से 25, 34, 30, 56.8%, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, यदि k की वैल्यू हमको ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये 2 है, ये z के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे भी हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। और ये x है और ये y है, यानी कि x हमको दे रखा है -2 से लेकर 1, -1 से लेकर 2, ठीक है। x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
-3 -1 के बीच में, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, और ये 2z हमको दे रखा है, बस अब इन दोनों का सम कर देंगे। तो जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, x - y + 2z। कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 3 से लेकर 11। तो 3 से लेकर 11, सॉरी एक मिनट, जब हम यहाँ पे x - y कर रहे थे तो ये -2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा। तो जब हम इसको फर्दर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, -2 नहीं, -1 x - y + 2z, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। x - y + 2z 5 से 11 के बीच में आ जाएगा। तो यानी कि जो एक्सप्रेशन है मेरा ये k वो बिटवीन 5 and 11 आ जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पेयर्स वेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो भैया नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या इसको सेटिस्फाई भी करेगा। वेयर x and y आर इंटीजर्स, क्या करते हैं, तो GCD ऑफ 21, 48, यदि 5 को डिवाइड कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई पेयर नहीं आएगा। तो 21 को हम लिख सकते हैं 7 × 3, और इसको लिख सकते हैं 6 × 8, है ना, 7 × 3, और ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि GCD इसका 3 आ रहा है, यानी कि इसका GCD 3 आ रहा है। तो क्या जो 3 है वो 5 को डिवाइड करता है, 5 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर आता है ना। 3 जो है 5 को डिवाइड करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे पास 0 नंबर ऑफ इंटीग्रल पेयर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, लेट x and y बी पॉजिटिव इंटीजर्स such that x is prime and y is composite. Which of the following statements is correct? Y - x can be an even integer. Suppose हम x को 2 ले लेते हैं, है ना, और y को 6 ले लेते हैं। तो y - x करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 एक इवन इंटीजर है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। x y करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और 1/2 x + y यानी कि 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 विच इज़ एन इवन इंटीजर, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है मेरा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है स्टेटमेंट 1, 2 and 3। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, लेट x and y बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x इज ग्रेटर देन y। द एक्सप्रेशंस दिस एंड दिस वन डिवाइडेड बाई 5 एंड, अच्छा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x - y इज डिवाइडेड बाई 5। बहुत ही सिंपल सवाल है। जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, है ना, व्हेन डिवाइडेड बाई 5, तो लीव्स रिमाइंडर 2, ठीक है। द एक्सप्रेशन 3x + 2y and 2x + 3y when divided by 5 leave remainders 2 and 3 respectively। देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x - y। अब कहने का मतलब ये है कि यदि मैं इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3x + 2y - 2x + 3y। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x - y तो मिलेगा, ठीक है, x - y मिलेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x - y इज डिवाइडेड बाई 5। जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिला था 2। जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिला था 3। जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली मुझे उनके रिमाइंडर्स को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप ऐसे समझिए इसको, सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं 7 and 8। मैंने इसको डिवाइड किया 5 से। किससे डिवाइड किया मैंने, 5 से। तो जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x - y, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम क्या बोल लेते हैं इसको, 8 - 7, मैं ना 8 को मैं x ले लेता हूँ और y को मैं 7 ले लेता हूँ। तो मैं यानी कि इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगा किससे, जब मैं डिवाइड करूँगा इन दोनों के डिफरेंस को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1। और वो रिमाइंडर कब आ रहा है, जब मैं इन दोनों के रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तब आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आप चाहे उनके नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें जो कि हमको यहाँ पे चाहिए, उनके नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर उनके रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बात एक ही है। उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 5 से डिवाइड करना है, यानी कि 2, 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर उनके रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 की वैल्यू -1 हो जाएगी, और इसी -1 को मुझे क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो जब मैं -1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 4। आंसर आ गया मेरे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ रेस ए बी सी टेक पार्ट, ए बीट्स बी बाय, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे रफ में करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए बीट्स बी बाई 30 मीटर, ए बीट्स बी 30 मीटर से उसने बीट किया। फिर यहाँ पे लिखा है बी बीट्स सी बाई 20 मीटर, ए बीट्स सी बाई 48 मीटर। हमसे क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। लेंथ ऑफ द रेस क्या 300 मीटर है, और दूसरा कि स्पीड्स यानी कि स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी रेशियो स्पीड ऑफ सी क्या 50:45:42 है। ठीक है, देख लेते हैं। हमसे बोल रहा है कि ए ने बी को बीट किया 30 मीटर से। सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर्स। ठीक है, जब तक ए यहाँ पे पहुंचा, जब ए यहाँ पे पहुंचा तो उससे 30 मीटर पीछे बी था, उससे 30 मीटर पीछे बी था। कहने का मतलब है जितना टाइम ए को यहाँ से यहाँ जाने में लगा उतना ही टाइम बी को यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा। यानी कि टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी। टाइम तो दोनों को सेम लग रहा है, तो बी ने कितनी दूरी कवर की, x - 30, और ए ने कितनी दूरी कवर की, x। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इज x एंड टाइम टेकन बाई ए विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन वी ए। ठीक है, उतने ही टाइम में बी भी यहाँ पे आ गया, तो टाइम टेकन बाई वी विल बी x - 30 अपॉन वी ऑफ बी। दिस विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाई ए, यानी कि x अपॉन वी ए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा वी ए एक्स माइनस 30 वी ए इज इक्वल्स टू एक्स वी बी। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एक्स वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 30 वी ए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 वी ए अपॉन वी ए माइनस वी बी। पहली इक्वेशन आ गई है। हमसे एक बात और कह रहा है क्या, कि a बीट्स c बाई 48 मीटर, यानी कि जब a यहां पे पहुंच चुका था तो b उससे 48, c जो था वो उससे 48 मीटर पीछे था, 48 मीटर पीछे था। ठीक है, a ने x दूरी कवर की तो उसको टाइम कितना लगा, x अपॉन वी है। अब उतने ही टाइम में c यहां से यहां पहुंचा, टाइम टेकन बाई c विल बी x माइनस 48। ठीक है, x माइनस 48 अपॉन वी सी। सो x माइनस 48 अपॉन वी सी इज इक्वल टू x अपॉन वी ए। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स वी ए माइनस 48 वी ए इज इक्वल्स टू एक्स वी सी। तो आप कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 48 वी ए अपॉन वी ए माइनस वी सी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन मेरे को क्या बोल रहा है, b बीट्स c बाई 20 मीटर, यानी कि जब b यहां पे पहुंचा तो b से 20 मीटर पीछे c था, यानी कि टाइम टेकन बाई b कितना हो जाएगा, x अपॉन वी बी। जितने देर में b यहां से यहां पहुंचा उतने ही देर में c यहां से यहां पहुंचा, तो टाइम टेकन बाई c कितना हो जाएगा, x माइनस 20 अपॉन वी सी। तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वी सी इज इक्वल टू एक्स वी बी माइनस 20 वी बी। तो 20 वी बी अपॉन वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम इसको उससे चेक कर सकते हैं। सपोज लेंथ की वैल्यू हमने मान ली कि चलो 300 मीटर था, हमने यहाँ पे 300 रख लिया, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में x को 300 रखूंगा फॉर एग्जांपल, तो 300 इज इक्वल टू 30 VA अपॉन VA माइनस VB, तो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, 3 की वैल्यू 10, तो 10 VA माइनस 10 VB इज इक्वल टू VA, तो ऐसे कितना आ जाएगा 9 VA इज इक्वल टू 10 VB, तो VA अपॉन VB की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10 अपॉन 9। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 300 रखूंगा, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 300 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 300 बाई 48, 12 2 ज़ा 24 60, 12 5 ज़ा 60, 12 4 ज़ा 48, तो 25 बाई 4, ठीक है। तो 25 VA माइनस 25 VC इज इक्वल्स टू 4 VA, तो 21 VA इज इक्वल्स टू 25 VC, तो VA अपॉन VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 अपॉन 21, ठीक है, 25 अपॉन 21। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो 300 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कटा तो 15, तो VB इज इक्वल टू 15 VB माइनस 15 VC, 15 VC इधर जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14 VB, ठीक है। तो VB अपॉन VC इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 14, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, VA इज टू VB इज टू VC का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दे रखा है, हमसे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि VA इज टू VB इज टू VC की वैल्यू कितनी है 50 इज टू 45 इज टू 42, तो क्या VA अपॉन VB की वैल्यू 10 अपॉन 9 है, देख लेते हैं। तो VA अपॉन VB की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 45, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 अपॉन 9 बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पे देखिए VA अपॉन VC यानी कि 50 अपॉन 42, 50 अपॉन 42 रखेंगे तो आ जाएगा 25 अपॉन 21, ये भी आ रहा है। VB अपॉन VC रखेंगे यानी कि 45 अपॉन 42 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे तो आएगा 15 और ये आ जाएगा 14, तो 15 अपॉन 14 ये भी आ रहा है। यानी कि जब हम x को 300 हमने इन सब में रखा और हमारे पास जो ये 3 इक्वेशन बनी उसमें भी रेशियो भी सेम आ रहे हैं, रेशियो भी सेम आ रहे हैं जो हमारे पास इस इक्वेशन से मिल रहे थे, और जो हमने x को 300 रखा वो भी सही था। यानी कि हमने क्या किया, हमने ऑप्शन से देख के करेक्ट आंसर को मार्क किया, हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया, बिकॉज कैलकुलेट करने में बहुत टाइम जाता। हमने क्या किया, डायरेक्टली x को 300 रखा और देखा कि ये आ रहा है कि नहीं। x को 300 रखने पे हमने देखा कि ये आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं, अप टू पॉइंट है, ठीक है। तो मेरा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑल रियल, रियल का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो लगा देते हैं कि 16 माइनस फॉर प्लस 4 log n to the base 10 is always greater than equal to 0। तो log n to the base 10 is always greater than equals to minus 4, n is always greater than equals to 10 to the power minus 4, यानी कि n जो है always greater than equal to 1 upon 0 0 0 4 times 0, ये हमारा जो है मिनिमम वैल्यू आएगा किसका, n का। n जो है इससे या फिर इससे बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो मोटर बोट की एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड ऑफ मोटर बोट, उसको मैं v मान लेता हूँ, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर है। द स्पीड ऑफ द स्टीम, हमसे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा हुआ है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं a मान लेता हूँ। हमसे पूछा है कि 30 किलोमीटर लगता है डाउन स्ट्रीम जाने में, सॉरी 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड गोज एंड कम्स बैक इन अ टोटल ऑफ 4 hours 30 minutes, यानी कि टाइम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना लगा 4 hours and 30 minutes, यानी कि 4 + 4 1/2, यानी कि 9/4, सॉरी 9/2 है ना, 9/2। तो डाउन स्ट्रीम के मतलब स्ट्रीम की 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये क्या हो जाएगा 15 + a प्लस ये हो जाएगा 30 अपॉन 15 माइनस a इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 450 माइनस 30 है प्लस 30 है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस
450 इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 225 माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 900 इज इक्वल टू 9 इंटू 225 माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 200 आएगा। 200 इज इक्वल टू 225 माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी आ गई मेरी 5 किलोमीटर पर आवर। ए 4 मैन वर्किंग 4 आवर्स पर डे फॉर 4 डेज कंप्लीटिंग 4 यूनिट्स ऑफ वर्क, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आवर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज अपॉन टोटल वर्क W1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन 2 इंटू आवर्स 2 इंटू डे 2 अपॉन वर्क 2। बस ये क्वेश्चन आंसर लगा, फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा 4 मैन मल्टीप्लाइड बाई 4 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 4 डेज अपॉन 4 यूनिट्स ऑफ वर्क इज इक्वल टू मैन 2 कितना है 2, आवर्स कितना है 2, डे कितना है 2, वर्क 2 हमको निकालना है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वर्क यानी कि W2 हमको निकालना है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो W2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है 1/2 यूनिट्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, by increasing the speed of his car by 15 km per hour a person covers 300 km distance by taking an hour less than before the original speed of the car was, original speed suppose v थी तो 300 by v कितना हो जाएगा, सपोज टाइम टी ले रहा था, बाई इंक्रीजिंग स्पीड बाई 15 किलोमीटर पर आवर तो कितना हो जाएगा 300 अपॉन वी प्लस 15 इज इक्वल्स टू, जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो ऑब्वियसली उसको टाइम कम लगेगा, कितना टाइम कम लगेगा तो एन आवर लेस, तो t-1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो t है वो कितना आ जाएगा 300 बाई वी, तो यहाँ पे रख देते हैं 300 अपॉन वी प्लस 15 इज इक्वल टू 300 अपॉन वी माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 300 माइनस वी अपॉन वी प्लस 15 अपॉन वी, तो 300v इज इक्वल टू 300v माइनस वी स्क्वायर प्लस 4500 माइनस 15v, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v स्क्वायर प्लस 15v माइनस 450 4500 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा, तो इसको हम देख लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक को यदि मैं सॉल्व करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर प्लस 75v माइनस 60v माइनस 4500 इक्वल टू 0, तो v प्लस 75 और यहाँ से हम देख सकते हैं जो एक्चुअल रूट आ रहा है वो आ रहा है कितना 60, तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड v थी वो कितनी आ रही है 60, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। If m persons can paint a house in d days, for how many days will it take for m plus 2 persons to paint the same house? अब देखिए यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन लगेगा, इन्वर्स मतलब क्या कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स आएंगे उतने कम डेज लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं m1d1 इज इक्वल टू m2d2, ठीक है। तो m1 कितना है m, d1 कितना है d, m2 कितना है m प्लस 2 और d2 हमको निकालना है, तो d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास md अपॉन m प्लस 2, है ना, md अपॉन m प्लस 2, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा md अपॉन m प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या बोल रहा है, हमको ये निकालना है, तो भैया b का यहाँ पे 5 है, यहाँ का 7 है, इन दोनों का एलसीएम कितना है 35, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21:35 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 35:40, ये आ जाएगा मेरा क्या a:b:c, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 2a:3b:7c, तो 2a कितना हो जाएगा 42, 3b कितना हो जाएगा 105 और 7c कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो इसको फर्दर कर सकते हैं सिंप्लीफाई, 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 15 4, तो 6:15:40 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, 2 trains, one is of 121 मीटर इन लेंथ, L1 की वैल्यू कितनी है 121 मीटर, इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता है, तो 40 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा 40 इंटू 5/18, तो 220, 100/9 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है, और ये लेंथ कितनी है 121 मीटर्स की, है ना, ये इसकी स्पीड है। दूसरा हमसे कह रहा है एंड द अदर इज ऑफ 99 मीटर इन लेंथ, L2 की वैल्यू कितनी है 99 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर, तो 32 इंटू 5/18 करेंगे तो 4, 2 9 18, 2 16 16 5 80, 80/9 आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली स्पीड एडअप हो जाएगी, v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 180/9 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है।
20 मीटर्स पर सेकेंड, ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल दे बी कम्प्लीटली क्लियर फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, जब वो एक दूसरे को मीट करेंगे, सपोज एक ट्रेन यहाँ है, दूसरी ट्रेन यहाँ है, ये हुआ स्टार्टिंग टाइम, ये दोनों ट्रेन आपस में चल रही है, तो इस वाली ट्रेन को ये पूरी डिस्टेंस कवर, ये वाला जो सिरा है, ये वाला, इस पूरी ट्रेन को यहाँ पे आना पड़ेगा, यानी कि इसके बराबर की लेंथ चलनी पड़ी, प्लस इसको अपनी भी तो लेंथ चलनी है L1, तो टोटल इसको कितनी लेंथ चलनी पड़ी, L1 प्लस L2, ठीक है, L1 प्लस L2 इसको टोटल लेंथ चलनी पड़ी, यानी कि 121 प्लस 99 कितना हो जाएगा, 0 1 10 2 1 220, तो 220, और रिलेटिव स्पीड मेरे पास कितनी आई थी 20, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका 11 सेकंड जो है मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज इन दैट टाइम दे विल बी कंप्लीटली क्लियर फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, ठीक है। 3 एथलीट्स रन अ 4 किलोमीटर रेस. The speeds are in the ratio of this. When the winner wins the race, then the distance between the athlete in the second position to the athlete in the third position is. अब देखिए, suppose यहाँ पे 4 किलोमीटर की रेस हो रही है, यहाँ पे ऑब्वियसली जो हम इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, यानी कि ए सबसे ज़्यादा स्पीड से दौड़ा तो ए जीत गया, तो यानी कि उसने जिस टाइम में, सपोज बी यहाँ पे था और सी यहाँ पे रह गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे बेसिकली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। सपोज ए ने 4 किलोमीटर रेस कवर की, 4000 मीटर की रेस कवर की, कितने टाइम में, टाइम उसको लगा TA अपॉन 16x, है ना। उतने ही टाइम में बी ने कितना कवर किया, टाइम टेकन बाई बी। सपोज ये डिस्टेंस x है, a है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4000 माइनस ए, तो टाइम टेकन बाई बी विल बी 4000 माइनस ए अपॉन वी 15x, है ना। या फिर देखिए हमको निकालना है ये दूरी, हमको निकालनी है ये वाली दूरी, तो हम क्या करेंगे, इस वाली दूरी से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली दूरी आ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इन टाइम TA, क्योंकि TA वो टाइम है जब A यहाँ पे पहुँच चुका था, तो उसी टाइम में B कहाँ पे था और C कहाँ पे था, हमको ये देखना है। तो डिस्टेंस बाई B विल बी टाइम मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ V, तो कितना हो जाएगा 4000 अपॉन 16x मल्टीप्लाइड बाई 15x, कितना हो जाएगा x कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, 16 टू द 30 टू 80 250 250 इंटू 15, ठीक है। बी यहाँ पे था और सी कितनी दूर पे था, तो सी कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाई ए, यानी कि 4000 इंटू अपॉन 16x मल्टीप्लाइड बाई दैट स्पीड 11x, ये कितना हो जाएगा माइनस 250 मल्टीप्लाइड बाई 11। जब बस हमको यही दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी, ये आपको हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सी, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1000 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 47 टर्म्स 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, ठीक है, माइनस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6, फिर यहाँ पे 1/4 1/5। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि जो 6 के मल्टीपल में टर्म्स हो सबके सब जीरो हो जाएंगे। अब 42 टर्म तक सबके सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। लास्ट के 5 टर्म बचेंगे, वो कौन से आएंगे, यही पहले के 5 टर्म आ जाएंगे, कौन कौन से, 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/4 माइनस 1/5, ये हमारे पास टर्म्स बचेंगे। 43rd टर्म, 44th 45th 46th 47th टर्म, 42 टर्म तक सारे के सारे कैंसिल आउट होकर जीरो बन जाएंगे। लास्ट के 5 टर्म्स हमारे पास यही बचेंगे, क्योंकि ये तीनों की तीनों रिपीटेटिंग ऑर्डर है। रिपीटेटिंग ऑर्डर मेरा यहाँ से ऐसे चालू होगा, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है रिपीटेटिंग ब्लॉक, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास क्या बचा फाइनली -1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए x+2 हमको ये देखना है कि इसमें से फैक्टर कौन सा है। यहाँ पे -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा 16 -2 -2 क्यूब -8 8 प्लस 48 24 प्लस, अब ये तो सब कुछ प्लस ही होता चला जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम x को -2 रख के देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -2 रखेंगे तो 16 आएगा, -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -48, यहाँ पे आ जाएगा -48,
यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -48, तो ये भी होगा, ये तो माइनस होता चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आप यहाँ पे x को 2 रखे तो आ जाएगा 16, 2 क्यूब 8, 6 48, 2 स्क्वायर 448, 248 प्लस 32, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 16 - 48 -32, -32 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा बिल्कुल करेक्ट है। 20% ऑफ अ नंबर इज सपोज x, तो x/5 व्हेन एडेड टू 20 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ। बस हमारे पास आ गई इक्वेशन, x प्लस 100 इज इक्वल टू 5x, तो 4x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये। इज ट्रू फॉर ऑल थीटा बिटवीन 0 to π/2, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर ही तो आएगा एक्सप्रेशन, है ना। ये आपका, ये न्यूमरेटर को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होगा, ये ऊपर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। RHS को देख लेते हैं कितना आएगा, 1 माइनस साइन बाई कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस बाई साइन का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर। तो ये भी मेरे पास tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये भी मेरे पास tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो बेसिकली इट इज ट्रू फॉर ऑल थीटा बिटवीन 0 and π/2 फॉर थीटा नॉट इक्वल टू π/4, थीटा नॉट इक्वल टू π/4। क्यों, क्योंकि π/4 यहाँ पे रखेंगे तो एक cot π/4 हो जाएगा 1 और 1 - 1 हो जाएगा 0, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। सो ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ इस वाली थीटा ऑफ वैल्यूज के लिए दोनों के दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। वाई, बिकॉज LHS इज ऑल्सो tan स्क्वायर थीटा एंड RHS इज ऑल्सो tan स्क्वायर थीटा। तो पहला स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे कह रहे हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा इज 2 फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नहीं, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, एक ये ट्रू रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल थीटा। तो दूसरा स्टेटमेंट मेरे पास गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इफ x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cot थीटा, देन दिस एक्सप्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ये आपके पास लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a x इनवर्स का होल स्क्वायर माइनस बी वाई इनवर्स का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देखूँ तो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1। cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये बार बार मैं बता चुका हूँ, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसको रैशनलाइज कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस कटा है तो फाइनल टर्म क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। रैशनलाइज करना था बस। नेक्स्ट वाले पे आता है, tan x प्लस 40 और tan 50 माइनस एक्स। इस वाले एक्सप्रेशन को मैं, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 40 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, यानी कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, यानी कि cot 40 प्लस एक्स। इस एक्सप्रेशन को मैंने cot 40 प्लस एक्स बना दिया, तो cot 40 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan 40 प्लस एक्स इक्वल टू 1, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 1 हो गया। सिमिलरली tan x प्लस 20 इंटू tan 70 माइनस एक्स, ये भी आपका 1 हो गया। तो मेरे पास सिर्फ टर्म क्या बचा, tan 3x, tan 3x की वैल्यू 1 है ना। tan 3x की वैल्यू 1 है, यानी कि tan 3x की वैल्यू कितनी है, tan π/4। तो 3x की वैल्यू यदि π/4 है, यानी कि 3x की वैल्यू 45 डिग्री है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री।
ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं. If theta is an acute angle and sin theta cos theta is equal to this expression. Sin theta cos theta is equal to 2 cos cube theta minus 3/2 cos theta. तो कितना हो जाएगा? 2 sin theta cos theta is equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. ये आपका हो जाएगा कितना? 2 sin theta cos theta हो जाएगा sin 2 theta. साइन 2 थीटा हो जाएगा और 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा कितना हो जाएगा? cos 3 थीटा. cos 3 थीटा है ना. तो साइन इसका साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस 3 थीटा, π/2 माइनस 3 थीटा. तो 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई π/2 माइनस 3 थीटा. 5 थीटा की वैल्यू हो गई π/2, थीटा की वैल्यू हो गई 18. हमसे पूछा साइन थीटा की वैल्यू बताओ, यानी कि सीधे से कह रहे हैं कि साइन 18 की वैल्यू बताओ. और साइन 18 एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, हमको पता होनी चाहिए कितनी वैल्यू है, √5 माइनस 1/4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि साइन 66 डिग्री इज लेस देन कॉस 66 डिग्री. देख लीजिए, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ तक ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, और ये होता है हमारा कॉस वाला फंक्शन. सॉरी एक मिनट, इसको मैं फिर से बना देता हूँ, यहाँ यहीं पे बना देता हूँ. यहाँ पे ऐसे ये हमारा साइन वाला फंक्शन है और ये हमारा किसका है? कॉस वाला. ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हमारा 45 डिग्री. ठीक है, आप देखिए 66 डिग्री जो है 45 से बड़ा होगा, और 66 डिग्री यहाँ पे कहीं आएगा फॉर एग्जांपल. तो 66 डिग्री से यदि मैं यहाँ पे लाइन खींचूँ, लाइन यदि यहाँ से ऐसे ऐसे खींचूँ, तो हम देख सकते हैं कि कॉस वाली वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू साइन वाली. तो सॉरी, साइन वाली वैल्यू है, ये तो साइन का ग्राफ है ना, तो जो साइन वाली वैल्यू है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू दैट कॉस वाली वैल्यू. तो साइन 66 इज मोर देन कॉस 66. तो पहला स्टेटमेंट गलत है मेरा. ठीक है, दूसरा हमसे कह रहा है कि साइन 26 डिग्री इज लेस देन कॉस 26 डिग्री. 45 डिग्री से कम वाले एंगल जितने भी हैं उसमें आपका साइन जो है हमेशा कॉस से छोटा रहेगा, और 45 डिग्री से बड़े वाले जितने भी एंगल हैं वहाँ पे आपका जो साइन है वो एज कम्पेयर टू कॉस ऑलवेज बड़ा होगा. ठीक है, तो मतलब ये जो 26 डिग्री है वो 45 से कम है, 45 से कम है, तो साइन 26 हमेशा लेस देन होगा कॉस 26 से. तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 2 ओनली. ठीक है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव देन द रिलेशन साइन थीटा. देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं यदि तोड़ूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2a/3b + 1, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 1 + 2a/3b. और हमको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है क्या कि a और b पॉजिटिव है, a और b पॉजिटिव है, यानी कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. ठीक है, सपोज मैंने इसको मान लिया t, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 + t. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि जो मेरे पास साइन थीटा है, साइन थीटा का रेंज ही होता है आपका -1 से 1, यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो सकती है 1. लेकिन यहाँ पे हमको दे रखा है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 + t है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है. ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1. तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, an aeroplane flying at a height of 3000 meter passes vertically above another plane. एक एरोप्लेन ए है मेरे पास, ठीक है, एरोप्लेन ए यहाँ पे उड़ रहा है और एरोप्लेन बी उसके जस्ट वर्टिकली नीचे है, और ये है ग्राउंड. एरोप्लेन ए जो है वो हाइट ग्राउंड से 3000 मीटर की हाइट पे है, और इट इज पासिंग वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन विच इज एरोप्लेन बी एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द 2 प्लेन्स, यानी कि प्लेन ए का एलिवेशन कितना है 60 डिग्री और प्लेन बी का एलिवेशन कितना है 45 डिग्री. ठीक है, तो एक ट्राइंगल बन गया और ये मेरे पास 90 डिग्री बन गया. देन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेन्स इज, अब मैं tan 45 लगाऊंगा. ठीक है, tan 45 ये हो जाएगा आपका x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास 3000 सपोज. ठीक है, ये हो गया मेरे पास 3000 माइनस x. तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x अपॉन बेस, ये आपके पास हो गया बेस, तो x की वैल्यू आ गई बेस के बराबर. तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू दिस हाइट, यानी कि 3000 अपॉन बेस. बेस की वैल्यू ऑलरेडी x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3000 बाई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, तो यह आपका हो जाएगा 1000. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1000 √3. लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेन्स, यानी कि इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, और वो कितनी है 3000 माइनस x. तो 3000 माइनस x की वैल्यू कितनी है 1000 √3. तो यहाँ से मैं 1000 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 3 - √3. तो मेरा करेक्ट आंसर इसका कितना है? ऑप्शन नंबर सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ पोल इज स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन द ग्राउंड विच इज हॉरिजॉन्टल। पोल यहाँ पे खड़ा है ग्राउंड पे विच इज हॉरिजॉन्टल। द टिप ऑफ द पोल इज टाइट विथ अ रोप ऑफ लेंथ रूट 12 मीटर टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है और यहाँ से हमने एक रोप यहाँ पे इसके टॉप से यहाँ पे बांधी और यहाँ पे जाके ग्राउंड पे कस के रखा और इसकी लेंथ है रूट 12 मीटर टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इफ द रोप इज मेकिंग 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड द हाइट ऑफ द पोल। तो भैया tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, या फिर हम यहाँ पे sin 30 ले लेते हैं ना, तो sin 30 कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर जो कि हमको चाहिए है ना, हमको क्या चाहिए, हाइट ऑफ द पोल। तो sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन रूट 12। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आ गई 1/2 इंटू रूट 12। रूट 12 कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन 2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर इसका √3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू 2 है। तो tan थीटा कितना है, तो हमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कहने का मतलब है कि sec प्लस tan इंटू sec माइनस tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। sec प्लस tan की वैल्यू 2 दे रखी है, तो sec माइनस tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई sec प्लस tan यानी कि 1/2। ठीक है, अब sec प्लस tan की वैल्यू 1/2 आ गई और सॉरी sec माइनस tan की वैल्यू 1/2 हो गई और sec प्लस tan की वैल्यू ऑलरेडी हमको 2 दे रखी है। हम यहाँ से अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा -2t इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2, यानी कि -2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। ठीक है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, A's salary was decreased by 40% and then decreased by 20%. On the whole, A's salary is increased by, यानी कि पहली सैलरी थी सपोज x, तो इंक्रीज हो गई कितनी, पहले तो हुई 40% से, देन उसका डिक्रीज हो गई कितने 20% से, है ना। तो फाइनली मेरे पास सैलरी कितनी आ गई इसकी 5 + 2 7/5 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 1 - 1/5 यानी कि 4/5। तो कितना आ जाएगा x 28/35। x आया 28/35। ये आ गई मेरे पास न्यू सैलरी 28/25। ये आ गई न्यू सैलरी। पुरानी सैलरी कितनी थी x/x इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 3x/25x इंटू 100। x कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12%। ठीक है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हु सम इज 7। x प्लस y की वैल्यू 7 है। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 27। यानी कि यदि नंबर को रिवर्स किया गया तो यानी कि 10y प्लस x, वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर मेरे पास हो जाएगा 10x प्लस वाई। यदि हमने इसके डिजिट्स को रिवर्स किया तो नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स, देन द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 27, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 27। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज, हमको निकालना है, यही निकालते हैं इसको। 9y इज इक्वल टू 9x प्लस 27। यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। x प्लस वाई की वैल्यू मुझे दे रखी है 7, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो डिजिट हमारे पास आ गए 2 और 5, इसके प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इसका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर A बीट्स B। देखिए फिर से वही रेस वाला क्वेश्चन आ गया। रेस हमारे पास एक 100 मीटर की रेस हो रही है, A बीट्स B बाई 4 मीटर। जब A यहाँ पे था तो B यहाँ पे था उससे 4 मीटर पीछे, और C यहाँ पे उससे 2 मीटर पीछे था। ठीक है, तो टाइम टेकन बाई A 100 बाई VA। ठीक है, टाइम टेकन बाई B, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 96 मीटर डिस्टेंस 96। ठीक है, तो टाइम टेकन बाई V इज बेसिकली 100 बाई VA, यही तो है टाइम टेकन बाई V, कितना 96 अपॉन VB, और 100 बाई VA इज इक्वल टू 98 अपॉन VC।
यानी कि दोनों को इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा 98 अपॉन वी सी इज इक्वल टू 96 अपॉन वी बी। अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली वुड सी बीट बी इन अनदर 100 मीटर रेस। सपोज वी बी अपनी स्पीड से भाग रहा है तो वी सी की स्पीड क्या हो जाएगी 98/96 वी बी, ठीक है ना। ये इसकी स्पीड होगी, इसकी स्पीड होगी, टाइम या फिर ना हो तो हम एक काम करते हैं, हम वी बी को वी सी के टर्म्स में लिख लेते हैं, है ना। वी सी को एज इट इज रहने दो और वी बी को हम लिख दो 96/98 टाइम्स वी सी, ठीक है। अब वी सी ऑब्वियसली जब 100 मीटर पे होगा वो रेस जीत चुका है क्योंकि वी सी वी बी से फास्ट दौड़ रहा है, जो सी है वो बी से फास्ट दौड़ रहा है तो 100 मीटर पहले कवर करेगा, तो टाइम टेकन बाई सी विल बी 100/वी सी, टाइम टेकन बाई सी विल बी 100/वी सी, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन दैट मोमेंट विल बी टाइम टेकन बाई सी मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ वी, यानी कि टाइम टेकन बाई सी कितना है 100/वी सी और वी बी कितना है 96 अपॉन 98 वी सी, वी सी से वी सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगी डिस्टेंस ऑफ बी, और ये मेरे पास डिस्टेंस ऑफ सी कितना है ऑलरेडी 100 मीटर कवर कर चुका है, हाँ ना। तो 100 माइनस 100 ऑफ 96/98 ये मेरा एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा, 100 इंटू 2/98 तो कितना हो जाएगा 49, 100/49 कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 2 98 20 0 0 4, तो 2.04 जो है उस डिस्टेंस से जो है सी पी को ओवरटेक कर जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आता है, एक मिनट 48 ये हो गया था ना हमारा, ठीक है। 49 पे आता है, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, यानी कि 90% वोटर्स ने अपने वोट को कास्ट किया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट, लेट अस सपोज द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट वर एक्स, तो 90% ऑफ देयर 90% ऑफ द वोटर्स एक्सरसाइज देयर वोट्स, यानी कि 9x/10, उसमें से 60 वोटर्स ने अपने बैलेट पेपर्स को खाली छोड़ दिया, यानी कि वैलिड वोट्स कितने पड़े 9x/10 माइनस 60, इतने वैलिड वोट्स पड़े। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द टोटल वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, ठीक है। 47% ऑफ द टोटल वोटर्स, यानी कि जो विनर था उसको कितने वोट्स मिले 47/100 इंटू एक्स, ठीक है। which is 308 votes more than the rival, which is equal to 308 votes plus rival को कितने वोट्स मिले, तो ये राइवल है तो राइवल को वोट कितने मिले, राइवल को वोट मिले टोटल वैलिड वोट्स, यानी कि ये माइनस दिस वोट, यानी कि 47/100 इंटू एक्स, ठीक है। ये जो है टोटल वोट्स मिले किसको, राइवल को, ठीक है। टोटल जितने वैलिड वोट्स है माइनस जो कैंडिडेट ए को मिला, तो कितना हो गया मेरे पास 47x/100 इज इक्वल टू 300 प्लस 9x/10 माइनस 60 माइनस 47/100 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 47 कितना हो जाएगा 43 x/100, उसको इधर करेंगे तो आ जाएगा 4x/100 इज इक्वल टू 8 4 248, 4 यहाँ से कटा तो 4 6 24 4 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6200, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट मेरे पास कितना था, जो कि हमने एज्यूम किया था इनिशियली में x, वो कितना आ गया मेरे पास 6200, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर ऑल पॉजिटिव टू डिजिट नंबर्स ईच ऑफ विच वन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 3। बहुत ही सिंपल सवाल है। पहला नंबर कौन सा होगा जो कि अगर 2 डिजिट नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 देगा 10, है ना, प्लस इसको हम ऐड करते जाएंगे, 7 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, ऐसे करते करते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट नंबर कौन सा डिविजल होता है 14 7 से 98 होता है ना, तो 98 में से 4 माइनस कर देंगे तो 94, ये मेरे पास ऐसा लास्ट नंबर होगा 7 से, जो कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आएगा।
ठीक है, तो देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए। अब इसका हमको सम कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पे लेकिन लेते हैं 94 इज इक्वल्स टू 10 प्लस n-1 इंटू डी, तो यह कितना हो जाएगा 84/7 12, यानी कि n की वैल्यू 13 हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 13। तो अब हमको इन सब का सम निकालना है, तो 13/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 94 प्लस 10 हो जाएगा 104, ये आपका हो जाएगा सम, कितना हो जाएगा 52 मल्टीप्लाइड 13 6 15 2 5 6 7 676 जो है मेरा इसका सम आ जाएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे CDS 2015 के सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट अभी ख़त्म करते हैं, इसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट आएगा। तो आपने देख लिया इसमें जिस टाइप के जिस पैटर्न से जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, रिमाइंडर थ्योरम के, वर्क पावर के, मोटर बोट के, मेन वर्क है ना, इनवर्स रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, और कौन कौन से आपके पास पोल, ये आपके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के, रेसिंग वाले बहुत 3-4 क्वेश्चन हमने देख लिए, ये इलेक्शन वाला, नंबर थ्योरी से बहुत सारे सवाल है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं, ट्यून रहिएगा अगले वाले पार्ट के लिए भी, एंड wish you all the best for all the upcoming examinations. Thank you.